नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। अपने इस खास कार्यक्रम में आज सबसे पहले बात संसद की कार्यवाही की, जहां जानेंगे लोकसभा के बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। वहीं विस्तार से आपको देखेंगे यूपी के हाथरस में हुए हादसे पर सीएम योगी ने क्या फैसले लिए। साथ ही आप देखेंगे इस घटना पर जारी नेताओं की बयानबाजी। वहीं तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे विश्व विजेता बनने के बाद स्वदेश लौट रही टीम इंडिया के स्वागत के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। सबसे पहले बात संसद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में जोरदार भाषण दिया था और राज्यसभा में भी आज विपक्ष को जमकर घेरा। अपने 1 घंटे 50 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने मणिपुर और नीट घोटाले सहित सभी मुद्दों का करारा जवाब दिया। उनके भाषण के दौरान विपक्ष शोर शराबा करता रहा। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की ओर से लगाए गए कई आरोपों पर पलटवार किया। साथ ही सरकार के अगले 5 साल के कामों की रूपरेखा भी बताई। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने लोकसभा में विपक्षी दल कांग्रेस को जमकर घेरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में दिया गया भाषण 2 घंटे 15 मिनट का रहा। राज्यसभा में भी वे 1 घंटे 50 मिनट से अधिक बोले। उनके भाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा और शोर शराबा करता रहा। भारत की आजादी के इतिहास में हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में बहुत दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर 60 साल के बाद ये हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है। और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है। और कुछ लोग जानबूझ करके उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे। कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। लेकिन कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी है। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता।
1 घंटे 50 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के हालात, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 साल में जितना काम किया है उतना काम करने में कांग्रेस को 20 साल लग जाते। पूर्वोत्तर में स्थायी शांति के लिए 10 साल निरंतर प्रयास किए गए हैं। बिना रुके, बिना थके कोशिश जारी है। उसकी चर्चा भले कम हुई है, लेकिन नतीजे शानदार रहे हैं। पेपर लीक पर कहा कि हम चाहते थे कि पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न हो, लेकिन विपक्ष को इसकी आदत है। मैं भारत के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले। इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। अगस्त 2023 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा सबसे लंबा भाषण दिया था। उस समय मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने जवाब दिया था और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। तब पीएम मोदी के संबोधन के बीच विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया था। इस पर पीएम ने कहा था कि ये लोग सुनाने में तो विश्वास रखते हैं, लेकिन सुनने की क्षमता नहीं रखते। पीएम ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि एनडीए और भाजपा 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएगी। इससे पहले 2018 में अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी ने 91 मिनट का भाषण दिया था। तेलुगु देशम पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। लोकसभा में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की ओर से पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। इस दौरान शिवसेना ने प्रस्ताव से दूरी बनाई थी, जबकि बीजेडी ने वॉकआउट किया था। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई है और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी। आदरणीय सभापति, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका जिसका इन काम से संबंध है, वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है। आदरणीय सभापति जी, इस समय मणिपुर में बाढ़ का भी संकट चल रहा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के
पूरा सहयोग कर रही है। आज ही एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां पहुंची हैं। कहने की प्राकृतिक मुसीबत में भी केंद्र और राज्य मिलकर के मणिपुर की चिंता कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम सभी को राजनीति से ऊपर उठकर वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए। ये हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के लंबे लंबे भाषण विपक्ष और जनता उत्सुकता से सुनती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते हुए 1.5 घंटे तक भाषण दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। इस मौके पर पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। हालांकि पीएम ने अपने भाषण के दौरान उनकी तारीफ भी की। नोटबंदी पर भी पीएम ने सदन में सरकार का पक्ष रखा था। देश जब आजादी की 70वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस दौरान पीएम मोदी ने देश को लाल किले से 94 मिनट तक संबोधित किया। यह उनके प्रधानमंत्री के रूप में रहने के दौरान लाल किले से दिया गया सबसे लंबा भाषण है। वहीं 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 86 मिनट का भाषण देकर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा था। नेहरू ने 1947 में लाल किले से 72 मिनट लंबा भाषण दिया था। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस पहुंचे। हाथरस पहुंचकर उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल लिया। वहीं इस हादसे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने जहां इस घटना के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, वहीं सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराबाद में सत्संग के बाद हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे। सीएम ने हाथरस में पहले घायलों और चश्मदीदों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ बैठक भी की और अब तक की जांच के बारे में जानकारी ली। सीएम योगी ने कहा कि इस दर्दनाक घटना के कारणों को जानने के लिए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं ये हादसा है या कोई साजिश, इस बारे में गहराई से पड़ताल कराई जा रही है। कल हाथरस जनपद के सिकंदराबाद तहसील के गांव में एक दुखद और दर्दनाक घटना अपराह्न में घटी हुई। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए। इसका सबसे दुखद पहलू ये था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने के
ये कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज़्यादातर सेवादार वहाँ से भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक SIT गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक SOP उनके माध्यम से बनाई जा सके। वहीं हाथरस की घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना पर दुख तो प्रकट किया, लेकिन साथ ही हाथरस हादसे के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार भी बता दिया। अखिलेश ने कहा, प्रशासन न तो भीड़ का आकलन कर सका, न हादसे के बाद एम्बुलेंस और इलाज की समुचित व्यवस्था कर सका। बहुत दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करते। हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सपा के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और आप नेता संजय सिंह ने घटना के लिए योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। प्रमोद तिवारी ने तो घटना पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी कर डाली। एक सवाल बड़ा है कि आखिर इतने लोगों को एक जगह पर एकत्र होने की अनुमति दी गई। उस अनुमति में 80,000 की अनुमति मांगी गई, तो क्या 80,000 लोगों के वहां बैठने की सुरक्षित व्यवस्था, निकलने की सुरक्षित व्यवस्था का प्रबंध था? क्या वहां मेडिकल सुविधा थी? ये सारे सवाल का जवाब चाहिए देश को। ये एक भयंकरतम दुर्घटना है। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्लड अर्नर, जो परिवार के मुखिया हैं, उनको कम से कम 25 लाख रुपए जीवन यापन के लिए। देखिए, इस देश में इंसान की जिंदगी की तो कोई कीमत है नहीं। पुल गिर जाए लोग मर जाए, भगदड़ मच जाए लोग मर जाए, तो कोई महामारी आ जाए लोग मरते रहें, तो इस देश में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। एक व्यक्ति अपना बाबा बाजार खड़ा कर रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और ये सिर्फ हाथरस की घटना नहीं, पूरे देश में उठा के देख लीजिए क्या होता है हरियाणा में।
एक बाबा हत्या का, बलात्कार का दोषी है, जब चाहता है बाहर आ जाता है, पूरी सरकार उसके सामने नतमस्तक है। तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप ऐसे बाबाओं का बाजार विकसित होने देंगे पूरे देश में, तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कैसे नियंत्रित होंगी, कैसे रुकेंगी? ये कितनी पीड़ादायक बात है। जो लोग मारे गए समाज के सबसे अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग हैं। आप उनकी तस्वीरें देखिए, आंखों से आंसू आ जाते। किस तरीके से लाशें बिछी हुई हैं। 121 लोगों की अब तक आधिकारिक जानकारी मिली है कि उनकी जान चली गई। हम लोग कोई छोटा सा प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं 144 लगी हुई है, मार मार के लाठी बंद कर देते हैं। उस बाबा को 5000 8000 जितनी भी भीड़ की परमिशन थी, कैसे इतनी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो? सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी ने राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार की घटनाओं में राजनीति ढूंढते हैं, चोरी भी और सीनाजोरी भी करते हैं। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं। और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों बहरहाल हाथरस की घटना के बाद जांच होगी। हो सकता है जिम्मेदारों को सजा भी मिल जाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर इस तरह की घटना कैसे घटित हो जाती है। दरअसल प्रशासन यह मानकर चलता है कि धार्मिक कार्यक्रम है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर फोर्स सावधानी पूर्वक तैनात की जाती है। अंदर उनके स्वयं सेवक ही पूरी व्यवस्था देखते हैं, लेकिन क्या वही लोग शरारती तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं? अगर ये हादसा था तो सेवादारों को वहां पर प्रशासन का सहयोग लेकर हादसे के शिकार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इस घटना के लिए साजिश से इनकार भी नहीं किया जा सकता। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली टीम इंडिया भारत आने के लिए एयर इंडिया की चार्टर्ड फ्लाइट में बारबाडोस से सवार हो गई है। न्यूज एजेंसी ANI ने एक ट्वीट किया है जिसमें प्लेयर्स को फ्लाइट में चढ़ते हुए देखा जा सकता है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा और शिवम दुबे सहित कई खिलाड़ियों ने फ्लाइट से ट्रॉफी के साथ फोटो पोस्ट की है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा और शिवम दुबे सहित कई खिलाड़ियों ने फ्लाइट से अपने ट्रॉफी पकड़ते हुए फोटो जारी की है। देखिए खास रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली टीम इंडिया बारबाडोस से भारत के लिए रवाना हो गई है। जिस फ्लाइट से टीम इंडिया को वापस भारत आना है, एयर इंडिया चैंपियंस 24 वर्ल्ड कप रखा गया है। इसके साथ आपको बता दें कि टीम इंडिया गुरुवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकती है। जानकारी के मुताबिक टीम इंडिया के ब्रिज टाउन से सीधा दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। यहां पहुंचने के बाद खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा, लेकिन उस कार्यक्रम की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। न ही BCCI की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। टीम इंडिया का 3 जुलाई को था भारत पहुंचने का कार्यक्रम। जानकारी के अनुसार भारतीय टीम को सोमवार को भारत आने के लिए न्यूयॉर्क से उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से टीम का शेड्यूल बाधित हुआ। रिपोर्ट में कहा गया था कि अटलांटिक में आने वाले बेरिल तूफान के कारण 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। कैटेगरी 4 का यह तूफान बारबाडोस से लगभग 570 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में था और इसकी वजह से एयरपोर्ट पर काम रोक दिया गया था। इसके बाद टीम को मंगलवार के दिन भारतीय समयानुसार ब्रिज टाउन के ग्रांटली एडम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम 6 बजे ही फ्लाइट में भारत देश के लिए आना था, लेकिन टीम मौसम ठीक न होने की वजह से मंगलवार के दिन भी होटल में फंसी रही। लेकिन अब ब्रिज टाउन के ग्रांटली एडम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि तूफान बेरिल अब कैटेगरी 5 से नीचे आकर कैटेगरी 4 का तूफान बन गया है और जमैका की ओर बढ़ रहा है। सुबह 6 बजे लैंड करेगी इंडिया टीम की फ्लाइट। आपको बता दें कि ताजा शेड्यूल के अनुसार इंडिया टीम की फ्लाइट के बारबाडोस से भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे उड़ान भर चुकी है और भारतीय टीम को दिल्ली पहुंचने में लगभग 16 घंटे का समय लगेगा, जहां इंडिया टीम वीरवार यानी कल सुबह भारतीय समयानुसार 6 बजे तक लैंड करेगी।
टीम इंडिया का संभावित कार्यक्रम। भारतीय क्रिकेट टीम 4 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी। एयरपोर्ट से खिलाड़ी सीधे होटल जाएंगे। पीएम मोदी से भी होगी खिलाड़ियों की मुलाकात। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद टीम सीधे मुंबई के लिए रवाना होगी। मुंबई पहुंचने के बाद विजयी भारतीय टीम का विक्ट्री मार्च निकलेगा। विक्ट्री मार्च नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक होगा। भारतीय टीम ने 29 जून को T20 वर्ल्ड कप जीता था। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में 17 साल बाद चैंपियन बनी है। इतना ही नहीं, भारत ने 11 साल के बाद आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म किया है। बारबाडोस के मैदान पर भारत ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया। इसके साथ ही अपनी खिताबी जीत के कुछ ही घंटों बाद तूफान के कारण भारतीय खिलाड़ी बारबाडोस में ही फंस गए थे। भारतीय टीम को अपने होटल के कमरों के अंदर ही सीमित रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि रविवार को बारबाडोस में तूफान आया और लोगों को सुरक्षा के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके साथ ही तूफान वाले इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई थी। लेकिन अब भारतीय टीम जल्द ही वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ देश में उतरेगी। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज।